बाजीराव का जन्म अगस्त 1700 में भट्ट परिवार में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू के पेशवा थे। बाजीराव ने अपना बचपन अपने पिता की सासवाड़ की जागीर में बिताया था। बाजीराव का एक छोटा भाई चीमाजी आपा और दो छोटी बहनें भी थीं। बाजीराव और चीमाजी एक दूसरे के बेहद करीब थे और उनकी सफलता का एक सबसे बड़ा कारण उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग था। बाजीराव को उनके पिता ने एक योद्धा और एक राजनयिक के रूप में प्रशिक्षित किया था। बहुत कम उम्र से ही वो सैन्य पेशे के लिए उत्सुक थे और अक्सर अपने पिता के साथ सैन्य अभियान पर जाया करते थे। 1720 में जब उनके पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई तो छत्रपति शाहू ने अन्य सरदारों के विरोध के बावजूद 20 वर्षीय बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। छोटी उम्र में पेशवा के रूप में उनकी नियुक्ति ने वरिष्ठ अधिकारियों में ईर्ष्या पैदा कर दी थी और उन्होंने बाजीराव के साथ सहयोग करने से मना कर दिया। इसने बाजीराव को युवा कमांडर जैसे मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे और पवार भाइयों को बढ़ावा देने को प्रेरित किया। प्रतिभावान होने के अलावा ये लोग उन देशमुख परिवारों से संबंधित नहीं थे जो पुराने दक्कन सल्तनत के अधीन काम करते थे। जनवरी 1721 को बाजीराव ने समझौतों के माध्यम से मराठा मुगल विवादों को निपटाने के लिए मुगल वजीर निजाम उल मुल्क से चिकलथाना में मुलाकात की, जिसमें निजाम ने दक्कन प्रांतों से कर इकट्ठा करने के लिए मराठा अधिकारियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 1723 में मुगल वजीर निजाम उल मुल्क ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया। निजाम ने वजीर का पद छोड़ दिया और दक्कन की ओर कूच किया। सम्राट ने उनके खिलाफ सेना भेजी, जिसे निजाम ने सकरखेड़ के युद्ध में हरा दिया। बाजीराव के नेतृत्व में मराठाओं ने निजाम की इस लड़ाई में मदद की, लेकिन असलियत में निजाम उल मुल्क खुद का एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे और मराठाओं को दक्कन में अपना प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे। युद्ध के बाद मुगल बादशाह निजाम को दक्कन का गवर्नर बनाने पर मजबूर हो गए। 1725 में निजाम ने कर्नाटका क्षेत्र के मराठा टैक्स कलेक्टर को बाहर निकालने के लिए एक सेना भेजी और मराठाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच दक्कन में कोल्हापुर राज्य के संभाजी द्वितीय मराठा छत्रपति के खिताब के लिए एक प्रतिद्वंदी दावेदार बन गए। निजाम ने मराठाओं के इस विवाद का फायदा उठाया। उन्होंने इस आधार पर चौथ और स्वदेश मुक्ति का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि असली छत्रपति कौन है। निजाम ने पुणे पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने संभाजी द्वितीय को छत्रपति के रूप में स्थापित किया। अगस्त 1727 को बाजीराव ने अपने भरोसेमंद सेनापतियों मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे और पवार बंधुओं के साथ निजाम के खिलाफ एक जवाबी हमला किया। उन्होंने निजाम के अधीन शहरों को नष्ट करना शुरू किया। बाजीराव ने चेतावनी दी कि वह बुरहानपुर को भी तबाह कर देंगे। बाजीराव ने सोचा कि बुरहानपुर की तबाही की खबर सुन के निजाम बुरहानपुर को बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि यह रणनीति के रूप से निजाम के लिए एक महत्वपूर्ण शहर था। जब निजाम ने यह सुना कि उनका उत्तरी क्षेत्र बाजीराव द्वारा तबाह हो रहा है तो उन्होंने पुणे छोड़ा और खुले मैदान में बाजीराव को नष्ट करने के उद्देश्य से गोदावरी की ओर कूच किया। इस जगह वह अपना तोपखाना प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते थे, लेकिन तेजी से भागते हुए बाजीराव का पीछा करने के लिए उन्होंने अपनी धीरे चलने वाली तोपखाने को पीछे छोड़ दिया और बाजीराव को खोजने के लिए गोदावरी पार कर ली। फरवरी 1728 को बाजीराव और निजाम की सेनाओं ने औरंगाबाद के पश्चिम में लगभग 30 मील दूर स्थित पालखेड़ भी एक दूसरे का सामना किया। यहाँ जल्द ही बाजीराव ने निजाम की सेनाओं को घेर लिया और निजाम ने अचानक खुद को फंसा हुआ पाया। उनका संपर्क पूरी तरह कट गया था और उन्हें जल्द ही खुद को निकलवाना और सुरक्षित स्थान पर पहुंचना असंभव लगा। मराठाओं ने निजाम को हरा दिया और शांति संधि पे हस्ताक्षर करने पे मजबूर कर दिया। निजाम ने शाहू को छत्रपति माना और साथ ही दक्कन में करों को इकट्ठा करने के लिए मराठा अधिकारियों के काम करने को मान्यता दी। निजाम को हराने के बाद बाजीराव ने अपना ध्यान मालवा की ओर किया। अक्टूबर 1728 में उन्होंने अपने छोटे भाई चीमाजी आपा के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। नवंबर 1728 में एक लड़ाई में चीमाजी की सेना ने अमझेरा की लड़ाई में मुगलों को हराया। फरवरी 1729 तक मराठाओं की सेना वर्तमान में राजस्थान तक पहुंच गई। वहीं बुंदेलखंड में छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। लेकिन दिसंबर 1728 में
मोहम्मद खान बंगश के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने उन पर हमला किया और उनके किले को घेर लिया था। छत्रसाल ने बार बार बाजीराव से सहायता मांगी, लेकिन बाजीराव उस समय मालवा में व्यस्त थे। मार्च 1729 में पेशवा ने आखिरकार छत्रसाल के अनुरोध का जवाब दिया और 25,000 घोड़सवार के साथ बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान किया। जैतपुर में बाजीराव की सेनाओं ने बंगश को घेर लिया और उसकी आपूर्ति और संचार के रास्तों को काट दिया। बंगश ने बाजीराव की सेना पर पलटवार किया, लेकिन बाजीराव ने इस हमले को विफल कर दिया। मोहम्मद खान बंगश के पुत्र कायम खान को जब अपने पिता की स्थिति का पता चला तो वह एक नई सेना के साथ बाजीराव की ओर बढ़े, लेकिन उनकी सेना पर बाजीराव की सेनाओं ने हमला कर दिया और कायम खान को हरा दिया। बाद में मोहम्मद खान बंगश को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया, जिसमें यह लिखा था कि वह बुंदेलखंड पर फिर कभी हमला नहीं करेंगे। बाजीराव ने बुंदेलखंड के शासक के रूप में छत्रसाल को फिर बहाल किया। छत्रसाल ने बाजीराव को एक बड़ी जागीर सौंपी और अपनी बेटी मस्तानी के साथ उनका विवाह कर दिया। दिसंबर 1731 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने मराठाओं को अपने राज का 1/3 भाग भी दे दिया। मध्य भारत में मराठाओं का प्रभाव मजबूत करने के बाद पेशवा बाजीराव ने गुजरात से कर इकट्ठा करने का दावा किया। 1730 में उन्होंने चिमाजी आपा के साथ एक मराठा सेना को गुजरात भेजा। सूबे के मुगल गवर्नर सर बुलंद खान ने मराठाओं को गुजरात की चौथ और सरदेश मुखी लेने का अधिकार दिया, लेकिन इस सफलता ने छत्रपति शाहू के सेनापति त्र्यंबकराव दभड़े को नाराज कर दिया। दभड़े के पूर्वज ने कई बार गुजरात पर छापा मारा था, इसलिए गुजरात से कर वसूल करने का दावा करते हुए उन्होंने पेशवा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। गुजरात के 2 अन्य मराठा दरबारी गायकवाड़ और कदम बंदे भी दभड़े के साथ हो गए। अप्रैल 1731 में बाजीराव ने दभड़े, गायकवाड़ और कदम की संयुक्त सेना को हराया और इस युद्ध में टिम्बकराव दभड़े मारे गए। टिम्बकराव को वश में करने के बाद शाहू और बाजीराव ने शक्तिशाली दभड़े परिवार के साथ लड़ाई करने से परहेज किया। टिम्बकराव के पुत्र यशवंत राव को शाहू ने नया सेनापति बनाया। दभड़े परिवार को इस शर्त पे गुजरात की चौथ वसूल करने की अनुमति दी गई कि वह छत्रपति शाहू के खजाने में हर साल आधा कर जमा करेंगे। जंजीरा के सिद्दियों का भारत के पश्चिमी तट पे एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पे नियंत्रण था। सिंधियों ने अपने खोए हुए प्रदेश को फिर हासिल करने के लिए एक आक्रामक अभियान चलाया। इसके बाद अप्रैल 1736 को चीमाजी ने रेवास के पास एक सिद्दी शिविर पे अचानक हमला किया, जिसमें उनके नेता सिद्दी सत समेत लगभग 1500 सैनिक मारे गए। 25 सितंबर को सिद्दियों ने भी एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने उन्हें जंजीरा, ग्वालकोट और अजनावल तक सीमित कर दिया। 1736 में मालवा के गवर्नर जय सिंह के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने बाजीराव को गुप्त रूप से सूचित किया था कि कमजोर मुगल सम्राट को वश में करने का यह अच्छा समय है। नवंबर 1736 को पेशवा ने पुणे से मुगल राजधानी दिल्ली तक 50,000 घोड़ेसवारों की सेना के साथ मार्च शुरू किया। मराठाओं को अपनी तरफ बढ़ता देख मुगल बादशाह ने अपने वजीर सदत अली खान से आगरा की तरफ मार्च करके मराठाओं को रोकने को कहा। मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर और पिलाजी जादव ने यमुना पार की और गंगा जमुना द्वीप के मुगल क्षेत्रों को लूट लिया। सदत अली खान ने उनके खिलाफ 1.5 लाख सैनिकों की सेना का नेतृत्व किया और मराठाओं को हरा दिया, लेकिन इसके बाद सदत खान मथुरा में रुक गए क्योंकि उन्हें लगा कि मराठा हार गए और वो दक्कन की तरफ पीछे हट गए हैं। लेकिन मल्हार राव होलकर ने ग्वालियर के पास बाजीराव की सेना में दोबारा शामिल हो गए। मीर बख्शी मोहम्मद खान बंगश के साथ जब सदत अली खान मथुरा के पास अपने तंबू में दावत का मजा ले रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि बाजीराव ने सीधे आगरा दिल्ली मार्ग से बचते हुए चुपके से एक पहाड़ी मार्ग से होते हुए अपनी सेना के साथ दिल्ली तक पहुंच गए हैं। मुगल बादशाह ने मीर हसन खान कोका के नेतृत्व में एक सेना भेजी ताकि मराठाओं को दिल्ली तक पहुंचने से रोका जा सके, लेकिन मार्च 1737 को मराठाओं ने दिल्ली की लड़ाई में इस सेना को हरा दिया और दिल्ली के पास के शहरों को लूट लिया। जब सदत अली खान की एक विशाल मुगल सेना दिल्ली के पास पहुंची, तब बाजीराव दिल्ली से पीछे हटे और दक्कन वापस चले गए। दिल्ली पर बाजीराव के धावे बोलने के बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने निजाम से मदद मांगी। निजाम दक्कन से निकले और मुगल बादशाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे।
दिल्ली पहुंचने पर वह अन्य मुगल प्रमुखों के साथ एक विशाल मुगल सेना में शामिल हो गए, जिसमें पेशवा के खिलाफ एक शक्तिशाली तोपखाना भी शामिल था। पेशवा ने भी 80,000 सैनिकों की एक विशाल सेना इकट्ठी की और दिसंबर 1737 में अपनी विशाल सेना के साथ उन्होंने नर्मदा पार की। निजाम ने अपनी सेना और तोपखाने को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत स्थान का आश्रय लेने का फैसला किया। इसलिए निजाम ने भोपाल के पास एक झील के पास बने शहर का आश्रय लेने का फैसला किया, लेकिन यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाने की सामग्री नहीं थी। जल्द ही वह मराठा सेना पहुंच गई और बाजीराव ने सोचा कि निजाम उल मुल्क ने खुद को फंसा दिया है। बाजीराव ने इस जगह को घेर लिया और बाहर से उन तक पहुंचने वाली रसद को रोक दिया। निजाम के तोपखाने के कारण मराठाओं ने दूर से ही निजाम की सेना को परेशान किया। जगह पूरी तरह घिर चुकी थी और कोई भी अनाज या भोजन बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। भोजन के अभाव के कारण सैनिक और जानवर मरने लगे। इस तरह बाजीराव ने फिर निजाम को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया। मालवा प्रांत को औपचारिक रूप से मराठाओं को सौंप दिया गया और मुगलों ने मराठाओं को नुकसान पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए का भुगतान भी किया। इस बार निजाम ने संधि का पालन करने के लिए कुरान पे शपथ ली। इस बीच पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट के कई प्रदेशों पे कब्जा कर लिया था। उन्होंने मराठाओं के साथ अपने समझौते का उल्लंघन किया और अपने क्षेत्र में हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक असहनशीलता का भी परिचय दिया। मार्च 1737 में पेशवा ने उनके खिलाफ चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में एक मराठा सेना भेजी। मराठाओं ने वसई की लड़ाई के बाद घोड़बंदर किले और लगभग सभी वसई पे कब्जा कर लिया। एक लंबे समय की घेराबंदी के बाद मई 1739 को उन्होंने पोर्चुगीज की शक्ति को खत्म कर दिया। बाजीराव हमेशा अपनी सेना के सबसे आगे लड़ते हुए और अपने दुश्मनों को चारों ओर से घेरने की मराठाओं की परंपरा का अनुसरण किया। वह कभी भी दुश्मन के पीछे से हमला कर दिया करते थे। दुश्मन का ध्यान भंग करते हुए अपनी शर्तों पे युद्धक्षेत्र का फैसला किया करते थे। बाजीराव को 23 अप्रैल 1740 को अचानक बुखार आ गया और 28 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वह रेवर खेड़ी के शिविर में थे। नर्मदा नदी पे उसी दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाजीराव को मध्य और उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार का श्रेय दिया जाता है और ये भी माना जाता है कि अपने 20 साल की सैन्य कार्रवाइयों में बाजीराव ने एक भी लड़ाई नहीं हारी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।